हेलो स्टूडेंट्स। सो आज 52nd डे है और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो दो हैं, वन इज़ 10 मार्कर एंड वन इज़ 15 मार्कर। सो पहले हम 15 मार्कर डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द कोस्टल इरोजन इन इंडिया। ठीक है, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बैटिंग द हैजार्ड। तो एक तरह से इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट बनते हैं। पहले पार्ट के अंदर उन्होंने ये पूछा है कि इसके कॉजेज क्या हैं, दूसरे पार्ट के अंदर इसने पूछा इसके इफेक्ट क्या होते हैं, और तीसरे पार्ट के अंदर इन्होंने पूछा है कि कोस्टल व्हाट आर दी अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स आपके पास कौन सी हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 पेजेस हैं। इन 3 पेज में से 1/4 या 1/3 पेज पहले इंट्रो के लिए जाएगा, 1/3 पेज कंक्लूजन के लिए जाएगा। तो आपके पास 2.5 पेजेस बचेंगे। अब इनको आपको इक्वी डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में इक्वी डिस्ट्रीब्यूट करके पर पार्ट जो है आपका 0.8 यानी 80% ऑफ पेज पर पार्ट जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि लाइक एक पार्ट के लिए 1.5 पन्ना आपने भरा और दूसरे पार्ट के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो अब हम ये राइट स्ट्रक्चरिंग है इसकी। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन है, हम हमें देखेंगे कि किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिमिटेड वर्ड्स में डालेंगे और जो देखने में भी अच्छी लगे। तो जनरली क्या होता है कि जब 3 पार्ट्स 15 मार्कर में होते हैं तो आपको करना क्या है कि सारे पार्ट्स पॉइंटर्स में मत लिखिए। आप 2 पॉइंट पॉइंटर में लिख दीजिए और एक पार्ट आप एड्रेस कर दीजिए डायग्रामेटिकली फॉर्म में, ताकि आपका कोई आंसर जो है अपीलिंग लगे। ठीक है, तो ये चीज़ आजकल बहुत मैटर कर रही है। आपका आंसर अपीलिंग लगना चाहिए, सामने वाले को दिखने में मज़ा आना चाहिए उसको पढ़ने में। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 की बात। इसकी इंट्रोडक्शन वही आ जाएगी। वी विल डिफाइन कि कोस्टल इरोजन क्या है। और कोस्टल इरोजन इज ए लॉन्ग टर्म रिमूवल ऑफ द सेडिमेंट्स अलोंग कोस्ट लाइन ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव, टाइड्स एंड स्टॉर्म। तो 3 लाइन में हमने सिर्फ कोस्टल इरोजन बता दिया। अब ये भी नहीं करना कि हम कोस्टल इरोजन को यहाँ तक बताने लग जाए। ठीक है, सिर्फ 3 लाइन में एक कंसाइज डेफिनेशन देनी है कि इट इज द लॉन्ग टर्म रिमूवल ऑफ द सेडिमेंट ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड स्टॉर्म्स। और जस्ट एक छोटा सा डाटा से बैक कर देना है। 34% ऑफ द कोस्ट लाइन इज इरोजन प्रोन, मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंसेज रिपोर्ट। अब देखो, मैंने 4 लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन दे दी, इसमें कीवर्ड की डेफिनेशन भी कर दी और मैंने डाटा भी दे दिया। और ये चीज़ मैंने यहाँ तक नहीं फैलाई। तो हमेशा ये याद रखना है कि इंट्रोडक्शन मतलब 4 से 5 लाइन और बड़ी एफिशिएंट, टू द पॉइंट, कंसाइज इंट्रोडक्शन। नाउ वी कम टू दी व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ द कोस्टल इरोजन। अब हम कॉजेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम नेचुरल कॉज, वही होगा नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक कॉज के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। तो नेचुरल कॉज क्या होते हैं कोस्टल इरोजन के, कि सबसे पहले हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द वेव्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रॉक्स एंड रिमूव द डेब्रिस। कि जो हाइड्रोलिक एक्शन है वो पहला रीजन है और उसकी वजह से कोस्टल इरोजन होता है। और होता कैसे है, वो रॉक के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है और डेब्रिस को रिमूव करता है। दूसरा क्या होता है कि जो वेव एनर्जी होती है वो एक प्राइम रीजन होती है इसका। तीसरा क्या होता है, डिजास्टर्स इसके इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, जैसे साइक्लोन, थर्मल एक्सपेंशन और स्ट्रॉम सर्च। कि डिजास्टर इसका इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसमें साइक्लोन होता है, थर्मल एक्सपेंशन और स्ट्रॉम सर्च आपने एग्जांपल दे दिए। फोर्थ, हैवी रेनफॉल जो होती है वो सैचुरेशन ऑफ सॉइल कर देती है, तो स्लोप फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट ये हो गया कि हैवी रेनफॉल इनहांसेस द सैचुरेशन ऑफ द सॉइल, सो चांसेस ऑफ द स्लोप फेलियर। ये पॉइंट ड्राफ्टिंग आपको सीखनी है कि भाई छोटे छोटे पॉइंट्स में बात कैसे कह देनी है। Then next is sea level rise 1 mm per year. Then next is secondary factors like weathering and the transport slope process and hydrology. तो ये बेसिकली यू कैन सेकेंडरी फैक्टर, सी लेवल राइज, हाई रेनफॉल, डिजास्टर्स, वेव एनर्जी, हाइड्रोलिक एक्शंस, ये कीवर्ड्स हैं। बस यही आपको याद रखने हैं। उसके बाद तो आपको एग्जाम्पल या सेंटेंस फ्रेमिंग सीखनी है। ठीक है, देन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या क्या होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कॉज में पहला होता है कि ड्रेजिंग एंड द सैंड माइनिंग, ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है, लीडिंग टू द लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट एंड अल्टर द वेव रिफ्रैक्शन। कि ड्रेजिंग और सैंड माइनिंग होती है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंथ्रोपोजेनिक। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपस्ट्रीम डैम जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट रिड्यूस द फ्लो ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम द रिवर चैनल एस्यूचरीज। कि जो रिवर है उससे समुद्र में जब सेडिमेंट ही नहीं आएंगे तो इरोजन ज़्यादा होगा। देन रैपिड अर्बनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम, ये इसका एक एग्जांपल हो गया कि अर्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिंग द कोस्टल इकोसिस्टम एक रीजन्स हैं जो कोस्टल रीजन को बढ़ाते हैं। तो अब हमने यहाँ तक एड्रेस कर दिया। नाउ वी हैव 75% ऑफ द पेज, इसके अंदर हमें इफेक्ट्स बनाने हैं। इफेक्ट के लिए मैंने एक डायग्रामेटिकली अप्रोच अपनाई कि इफेक्ट्स ऑफ द कोस्टल इरोजन। फर्स्ट इज चेंज इन द लैंडस्केप बाय द रिमूवल ऑफ द स्मॉल आइलैंड एंड द लॉस ऑफ द सेडिमेंट्स, पहला। सेकंड इज पॉपुलेशन वल्नरेबिलिटी, इसका इफेक्ट होता है कि 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कोस्टल एरिया में रह रही है। तीसरा डिप्लीटेड रिसोर्स, ये रिसोर्सेज को डिप्लीटेड करता है, जैसे फिशरीज को खत्म करता है। चौथा, ये इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन करता है कि 60% ऑफ द कोरल रीफ्स डिग्रेड हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बैक करती हैं आपके कीवर्ड्स को, उसको सब्सटेंशिएट कर देती हैं
और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ आता है जो आप कहना चाहते हैं। देन लॉस ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, देन वर्ल्ड फ्रेश वाटर क्वालिटी इज डिग्रेडिंग बिकॉज ऑफ कोस्टल इरोजन, then animal habitat have been destructing, then it is damaging the infrastructure, for example the jetty, septic tanks and the water tanks. तो ये आपने इफेक्ट्स ऑफ द कोस्टल इरोजन लिख दिए जस्ट यूजिंग द कीवर्ड्स एंड द एग्जांपल यू आर एबल टू प्रेजेंट द 8 पॉइंटर्स विद इन द 75% ऑफ द पेज। तो ये अप्रोच अच्छी है। देन थर्ड पार्ट इज है कि व्हाट आर दी अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स, की टेक्निक कौन कौन सी है। उन्होंने मेजर्स नहीं पूछा, उन्होंने टेक्निक्स पूछा है। ठीक है, तो टेक्निक्स में आ जाएगा आर्टिफिशियल बीच नरिशमेंट एक टेक्निक होती है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जैसे सी वॉल क्रिएट करना एक टेक्निक है, बीच डिवाटरिंग सिस्टम एक टेक्निक है, देन वेजिटेशन प्लानिंग इज अ टेक्निक, देन यूज ऑफ द जियोसाइंथेटिक ट्यूब्स एक टेक्निक है, देन प्रोमोटिंग द मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड द कोरल रीफ्स, ड्रेजिंग डिस्पोजल ऑफ द मटेरियल ये एक टेक्निक है, यूज ऑफ द इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। तो ये आपने बेसिकली 8 से 9 टेक्निक्स आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। इन्होंने सिर्फ टेक्निक के नाम पूछे हैं तो आपने नाम दे दिए टेक्निक के, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन वी कम टू द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में जनरल्स नहीं लिखता, कंक्लूजन में हमेशा क्या करना होता है, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के बारे में कुछ कमेटी या स्टेप्स के बारे में लिखना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि मोर ओवर टू प्रोटेक्ट द कोस्टल इकोसिस्टम, कि अगर कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो इसके साथ साथ जो रिकमेंडेशन है ना माधव चिलते कमेटी की, फॉर एग्जांपल फिक्स पेरियोडिकल ड्रेजिंग एंड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो 4 से 5 लाइन में हमने एक टेक्निकल कंक्लूजन कर दिया, जहां हमने एक कमेटी और उसकी एक रिकमेंडेशन का यूज कर दिया। ऐसा नहीं करने की जरूरत है कि आप 5-6 रिकमेंडेशन डाल दीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंक्लूजन इज गोइंग टू बी फ्रॉम 4 to 5 लाइन्स, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 4 to 5 लाइन्स देन आपको बस 1 या 2 रिकमेंडेशन ही डालनी है। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 10 मार्कर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेसिकली डिजास्टर प्रिपेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो डिजास्टर प्रिपेयरनेस है ना वो पहला स्टेप है। ठीक है, एक लाइन इन्होंने दे दी। देन एक्सप्लेन हाउ हैजार्ड जोन मैपिंग विल वर्क इन द डिजास्टर मिटिगेशन इन केस ऑफ लैंडस्लाइड। फिर उन्होंने बोला है कि अगर आप हैजार्ड को जोनेशन कर दोगे, आप डिमार्केट कर दोगे भाई किस एरिया के अंदर हैजार्ड जोनेशन प्रोन है, तो वो डिजास्टर मिटिगेशन को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करेगा इन केस ऑफ लैंडस्लाइड के केस में। तो यहाँ पे देखने में तो हम सीधा यहाँ से शुरू कर देंगे कि आप सीधा डिजास्टर प्रिपेयरनेस लिखो और उसके बाद लिख दो कि लैंडस्लाइड क्या होता है और हैजार्ड जोनेशन लैंडस्लाइड को कैसे कम करेगा। बट ये जो हर एक स्टेटमेंट यूपीएससी किसी रीजन की वजह से देता है, तो पहली स्टेटमेंट का कुछ रीजन है कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे है ये फर्स्ट स्टेप। तो आप सबसे पहले डिजास्टर प्रिपेयरनेस की डेफिनेशन लिखेंगे कि इट रेफर्स टू द मेजर्स टेकन टू प्रिपेयर फॉर एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। एक टेक्निकल डेफिनेशन 3 लाइनों की आपने छोटी सी लिख दी। एंड इट इज इंक्लूडिंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस में क्या होता है, असेसिंग द पोटेंशियल ऑफ द हैजार्ड एंड स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग द क्राइसिस। तो आपने डिजास्टर प्रिपेयरनेस के बारे में लिखा कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस होती ये है, इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, वो आपने लिख दिया। फिर आपने लिखा कि ये पहला स्टेप क्यों है, ये कैसे है। पहला स्टेप कैसे है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डिजास्टर प्रिपेयरनेस शॉर्ट टर्म मेजर्स को ध्यान में रखता है कि ट्रेनिंग देनी है, इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, इवैक्यूएशन प्लान बनाना है, बिल्डिंग कोड फॉलो करना है और अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको फॉलो करना है, और लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिंग मेजर्स भी ध्यान में रखता है। इस वजह से पहला स्टेप है कि एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन करनी होती है, वाटर शेड मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ड्रॉट प्रूफिंग आपको करनी है। तो किस तरह से डिजास्टर प्रिपेयरनेस पहला स्टेप है, तो आपने वो दिखा दिया कि छोटे टर्म्स के अंदर ये स्टेप लेके पहला स्टेप है और लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टेप लेने पड़ेंगे। तो ये पहला स्टेप होता है डिजास्टर प्रिपेयरनेस। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर। देन हैजार्ड जोनेशन मैपिंग के ऊपर आपने लिखा कि रोल क्या होता है। आप यहाँ पे हैजार्ड जोनेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं और लैंडस्लाइड के कंटेक्स्ट में इसका रोल आप लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट रोल के ऊपर आ गया क्योंकि मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करना था और मेरे पास पॉइंटर्स ज़्यादा थे। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि आइडेंटिफाइंग द वनरेबल जोन्स लैंडस्लाइड जोनेशन मैपिंग दैट इंक्रीज द फोकस ऑन मैनेजिंग इट। फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड हैजार्ड इवैल्यूएशन रेटिंग स्कीम कमिंग विद द साइट स्पेसिफिक प्लान। ये साइट स्पेसिफिक प्लान के साथ लाइक आती हैं कि अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे वनरेबल जोन के लिए तो आप उस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया के लिए साइट स्पेसिफिक प्लान बना सकते हैं। वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच वहाँ पे यूज़ नहीं होगी। सेकंड, टारगेटेड अप्रोच फॉर द स्पेसिफिक एरिया। आप स्पेसिफिक एरिया के लिए एक टारगेटेड अप्रोच अपना सकते हैं फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। की स्पेसिफिक एरिया के लिए एक टारगेटेड अप्रोच अपनाएंगे ताकि वहाँ के रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ किया जा सके डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड बर्स्ट के केस में डॉपलर रडार का यूज़ करके। देन थर्ड इज थ्रू जोनेशन मैपिंग, कि अगर आप जोनेशन मैपिंग करेंगे तो ह्यूमन पॉपुलेशन वनरेबल टू जो डिजास्टर है उसको रिलोकेट किया जा सकता है डिजास्टर होने से पहले, कि अगर माउंटेन स्लोप्स के ऊपर किसी ने हाउसेज बनाए हैं, ये इसका एग्जांपल हो गया।
देन डोनेशन विल जनरेट द अवेयरनेस इन द लोकल सिटीजन्स। अगर आप डोनेशन करेंगे तो लोकल सिटीजन्स के अंदर अवेयरनेस जनरेट होगी अबाउट द थ्रेट एंड द टेक्निक की कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करेंगे आप उस पर्टिकुलर एरिया में जो हैजार्डस प्रोन जोन है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग ऑफ द प्रोफेशनल आप करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में लैंडस्लाइड ओरिएंटेड, जहाँ पे लैंडस्लाइड आने के ज़्यादा चांसेस है। फॉर एग्जांपल रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग वहाँ के लोकल प्रोफेशनल्स को दी जाएगी। देन इट विल इनेबल द डिप्लॉय द अर्ली वार्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन द रेनफॉल थ्रेशोल्ड। अगर आपने लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन किया है तो आपको पता है कि कहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा आने वाली है, आप वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम डिप्लॉय करेंगे। तो इस तरह से हैजार्ड जोनेशन मैपिंग हेल्प करता है। ठीक है, नाउ यू विल कम टू द कंक्लूजन, और ये भी टेक्निकल ही लिखना है। तो हमेशा लैंडस्लाइड के अंदर चोपड़ा कमेटी यूज़ करनी है कि मोर ओवर द रिकमेंडेशन ऑफ द चोपड़ा कमेटी, रिकमेंडेशन दे दो जैसे प्रमोटिंग द इकोलॉजिकल टूरिज्म टू काउंटर द लैंडस्लाइड एंड प्लान्ड सेटलमेंट, ये दो आपने रिकमेंडेशन दी। एंड वी शुड अडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक द प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ द महाराष्ट्र टू रियलाइज द एम ऑफ नेशनल स्लाइड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी 2021 या 22 में आई थी कि आप चोपड़ा कमेटी की ये रिकमेंडेशन फॉलो करो, जैसे इकोलॉजिकल टूरिज्म बढ़ाओ और प्लान्ड सेटलमेंट को फॉलो करो और बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द महाराष्ट्र लाइक प्रोटेक्टिव वॉल को फॉलो करो, ताकि नेशनल लैंडस्लाइड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है उसको रियलाइज़ किया जा सके, उसके एम को रियलाइज़ किया जा सके। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोनों क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, इसकी इंटरप्रिटेशन और किस तरह से आपके कंटेंट को प्रेजेंट करना है, इंट्रोडक्शन क्या होगी और कंक्लूजन किस तरह से टेक्निकल बनाया जाएगा, ये सब आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।